नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। असम दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आज नामरूप में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का शिलान्यास करेंगे। शहीद स्मारक क्षेत्र जाकर असम आंदोलन के शहीदों को भी करेंगे नमन। हैकर्स की घोस्ट पेयरिंग कैंपेन के कारण सरकार ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की। लोगों को परिचित कॉन्टैक्ट से आए संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक न करने की दी सलाह। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से एक और तेल टैंकर को जब्त किया। वेनेजुएला ने कहा, अमेरिका ने दूसरी बार की तेल टैंकर की चोरी और अपहरण। अंडर 19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई में खिताबी भिड़ंत। भारत 9वीं बार कप जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। और दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर और मध्य भारत में सर्दी और कोहरे के सितम से ठिठुरी जिंदगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कई स्थानों पर भारी हिमपात होने के आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम राज्य में नई ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही पीएम शहीद स्मारक क्षेत्र जाकर असम आंदोलन के शहीदों को नमन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों असम को विकास परियोजनाओं का उपहार मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य के अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम नई ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। ये केंद्र डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के वर्तमान परिसर में स्थित है। 10,600 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश वाली ये परियोजना असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इससे आयात पर निर्भरता कम होने के साथ साथ बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे और आर्थिक विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। इसमें 12.70 लाख टन 12.70 लाख टन मैट्रिक टन यूरिया बनेगा। पर डे ये 3,850 टन यूरिया बनाएगा। आसाम के लिए ये बहुत बड़ा एक सम्माननीय प्रोजेक्ट है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि यूरिया के क्षेत्र में भारतवर्ष आत्मनिर्भर बने। तो उसी श्रृंखला में ये प्लांट बनने जा रहा है। यह औद्योगिक पुनरुद्धार और किसान कल्याण की आधारशिला है। इस परियोजना को किसान कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अभी भारत सरकार और असम सरकार के जो उत्तर पूर्व के लिए जो नजरिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सुधर है। हम युवा शाम के लिए बहुत ये आशा का विषय है। हम बहुत आशावादी है और प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग का असम की तरफ से डिब्रूगढ़ जिला की यूथ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा का सरकार है, युवा नीति का सरकार है, युवा का भलाई के लिए काम किया है। ये नाहरकटिया में जो प्लांट था ये बंद हो चुका था। अभी मोदी जी ने नया वो पैकेज दे के ये प्लांट तो फिर से चालू किया। इससे हमारा यहाँ का जो असम का युवा है बहुत खुश है। पीएम शहीद स्मारक क्षेत्र जाकर असम आंदोलन के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। ये 6 साल तक चला एक जन आंदोलन था जो विदेशी मुक्त असम और राज्य की पहचान की सुरक्षा के सामूहिक संकल्प का प्रतीक बना। पीएम वहां जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की इस परियोजना से न सिर्फ असम बल्कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना से न सिर्फ किसान कल्याण को मजबूती मिलेगी बल्कि इलाके में रोजगार और आर्थिक विकास को भी नई गति मिल सकेगी। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, नामरूप, असम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने असम दौरे के पहले दिन शनिवार को गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम मोदी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। असम की बेहतर कनेक्टिविटी में ये टर्मिनल भवन बड़ा बदलाव लाएगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने असम के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और आज भी कांग्रेस और उनके सहयोगी दल घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं और ये घुसपैठिए असम के लोगों का हक मार रहे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे के पहले दिन गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ। लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैले इस अत्याधुनिक टर्मिनल भवन में असमिया जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को शानदार ढंग से दर्शाया गया है। इस भवन की कुल क्षमता प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों की है। इसके निर्माण में लगभग 140 मीट्रिक टन बांस का इस्तेमाल हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक प्रगति और पर्यटन विकास में यह अत्याधुनिक टर्मिनल भवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। उनके योगदान को याद करते हुए पीएम ने कहा कि आजादी से पहले जब असम को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई जा रही थी और कांग्रेस भी इसका हिस्सा बनने जा रही थी, ऐसे में बारदोलोई जी अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने असम को देश से अलग होने से बचा लिया। पीएम ने कांग्रेस पर वोट बैंक बढ़ाने और मजहबी तुष्टीकरण के लिए आजादी के बाद भी असम विरोधी और देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। पीएम ने असम के संसाधनों को गैरकानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए वर्तमान हिमंता सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि केंद्र भी इस दिशा में कदम उठा रहा है, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले अपने देश विरोधी एजेंडे में लगे हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। इनके वकील कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए एफआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, तो इन लोगों को देश के हर कोने में तकलीफ हो रही है। पीएम ने कहा कि घुसपैठियों का समर्थन करने वाले असम के लोगों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ की जमीन और जंगलों पर किसी और का कब्जा होने देंगे। पीएम ने कहा कि इनकी देश विरोधी मानसिकता पुराने दौर की हिंसा और अशांति वाले हालात पैदा कर सकती है। पीएम ने जोर देकर कहा कि भाजपा असम की पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं और इस दरमियान उन्होंने यहां खास तौर पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी कर दिया है और इसी के साथ बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। तमाम जिक्र भी यहां पर करते हुए नजर आए। पूर्व सरकारों के साथ साथ अभी के कामकाज का भी लेखा जोखा रखा और इसी के साथ असम को कैसे विकास की रास्ता पर आगे भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री लेकर जा रहे हैं, इसी का जिक्र आज इस खास तौर पर कार्यक्रम में देखने को मिला। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की तकनीकी खूबियों और इसकी भव्यता के संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने डीडी न्यूज संवाददाता उर्मिलेश भट्ट से बातचीत की। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है ये जनता को समर्पित कर दिया है, देश को समर्पित कर दिया है। किस तरीके से ये एयरपोर्ट बना है, क्या कुछ यहाँ पर मिलेंगी, और ख़ासतर बात करें पूर्वोत्तर की, तो पूर्वोत्तर के विकास और कनेक्टिविटी को लेकर के
कितना बड़ा कदम ये सरकार का है, हमारे साथ खास बात करने के लिए हैं नागरिक उड्डयन मंत्री यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। नमस्कार। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अपने आप में कहा जा रहा है कि देश का ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो अत्याधुनिक है। बहुत खुशी की बात है, ना केवल असम के लिए, उत्तर पूर्व के लिए, पर पूरे भारत के लिए, हमारे एविएशन सेक्टर के, क्योंकि जिस तरह के टेक्नोलॉजी और जिस तरह का यहाँ पे कल्चर और हेरिटेज इन्वॉल्व करके इस लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये नया टर्मिनल आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरुआत हुई है, तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कोई भी राज्य जाना हो या यहाँ की कनेक्टिविटी को और अच्छी तरह वो बनाने के लिए ये बहुत ही अहम भूमिका निभाई है इस एयरपोर्ट ने। ये जो नया टर्मिनल आप देख रहे हैं, 1,30,00,000 हैंडल करने की कैपेसिटी है और पूरे 1,40,000 स्क्वायर मीटर्स की ये बिल्डिंग हमने बनाई है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमने इन्वॉल्व किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ के बैगेज सिस्टम हो या बैगेज ड्रॉप इन सिस्टम है या फिर यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी जिस तरह से यूटिलाइज किया है, ये भारत में ही अत्याधुनिक हम मानकर अभी चल रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर जो आप देखने वाले, उसका दर्शन आपको एयरपोर्ट में ही अराइवल के साथ ही आपको मिल जाता है। काजीरंगा फॉरेस्ट जो हमें असम में देखने को मिलता है, वो भी अंदर अभी दर्शाया है। तो एक तरह से जो टूरिस्ट हो या फिर जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो वो महसूस कर सकते हैं, वो यहाँ का जो पर्यटक का स्ट्रेंथ है उसका महसूस यहाँ एयरपोर्ट से ही वो कर सकते हैं। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी, विकास भी विरासत भी, और उसको हमने एयरपोर्ट में दर्शाने का काम किया है। उसको और पीसफुल कैसे बनाए, ये सब भी सोचकर हम इतना ध्यान से हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं। तो ये ज़रूर हमारे लोग जो हैं, जो इसका इस्तेमाल करेंगे, वो ज़रूर इसका ये महसूस कर पाएंगे। तो ये थे केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री के राममोहन नायडू, जिनका कहना है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर में विकास के साथ साथ पर्यटन और रोजगार भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन से असम के लोग भी बेहद उत्साहित हैं। इस मौके पर लोगों ने पीएम मोदी का आभार जताया। आज हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हम लोगों के गुवाहाटी में आए हैं और अभी जो इन्होंने नए टर्मिनल का जो इनॉग्रेशन किया है हम लोगों की सिटी में, तो इससे जो हम लोगों का जो बिज़नेस है, वो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक वो ग्रो करे और करेगा। ये 100% हम लोगों को पता है, क्योंकि अभी हम लोगों के सिटी में काफ़ी, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर अभी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कुछ पार्ट्स ओपन हुए हैं, तो इस वजह से हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोगों का सिटी जो है काफ़ी डेवलप हो रहा है। आज प्रधानमंत्री आके जो हम लोग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च किया है, बहुत खुशी हुआ है। अभी असम इंटरनेशनली बहुत सब पूरा देश की सभी जगह में बहुत जाना जाएगा। हम लोग बहुत खुश हैं। अभी रोज़गार भी बढ़ेगा, एयरपोर्ट के आसपास के जो जगह है वो उसका भी बहुत तरक्की होगा। अभी जो होटल वगैरह है वो उसका भी बहुत अभी चलेगा ना, और पास में जो दुकान है सब चलेगा। बहुत अच्छा लगा है। बीजेपी सरकार ने शासन किया हुआ है, उस टाइम से यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। रोज़गार बढ़ेगा नया एयरपोर्ट से और नया जॉब निकलेगा। ये सब यहाँ के लिए ठीक है। तो बाहर से जो आदमी आएगा उन लोगों के लिए ठीक। अभी कनेक्टिविटी भी ठीक है, चारों तरफ ठीक ही है, चारों तरफ। ये जो न्यू एयरपोर्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाला है। जैसे बाहर का टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो इकोनॉमी भी बूस्ट होगा। तो इस तरह से ज़्यादा वो होगा, फ़ायदेमंद रहेगा। हम यहाँ 50 साल से दुकान चला रहे हैं, ड्राई क्लीनिंग शॉप चला रहे हैं, और अभी आज जो प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, इससे हमें बहुत खुशी है और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारा बहुत डेवलपमेंट होगा। टूरिस्ट भी आएंगे या जो भी बिज़नेस होगा, बिज़नेस में बहुत तरक्की होगी, उन्नति होगी। तो ये उम्मीद हम करते हैं। इसके लिए हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। एक नया कुछ हम लोग को मिला है, साथ में बाहर से आदमी लोग आएगा। अभी इंटरनेशनल हो रहा है और बड़ा बन गया, इससे हम सबको फ़ायदा होगा असम में। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। इस
इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल में 8 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को मेट्रो की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुभाष नगर से लेकर एम्स स्टेशन तक मेट्रो में सफर किया। मेट्रो का पहला फेज करीब 7.4 किलोमीटर लंबा है, तो वहीं मेट्रो में सफर करने का न्यूनतम किराया 20 रुपए तक तय किया गया है। नागरिकों के लिए मेट्रो रेल आज सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। भोपाल के लोगों का मेट्रो रेल का सपना शनिवार को तब पूरा हो गया जब केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखा दी। रविवार से अब नागरिकों के लिए प्रारंभिक चरण में 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर भोपाल में मेट्रो चलेगी। सुभाष नगर से एम्स तक रोजाना 17 ट्रिप्स संचालित होंगे। मैं सबसे पहले भोपाल वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और साथ में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और इनकी पूरी टीम और खासकर मेट्रो का भी जो स्टाफ, जिन्होंने बहुत मेहनत लगन से इस मेट्रो को आज इस योग्य बनाया कि आज भोपाल के लोगों को, भोपाल के वासियों को इस सुविधा प्राप्त हो गई। मेट्रो संचालन का आज का दिन ये भोपाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन माना जाएगा और जून 2028 तक ये 30 किलोमीटर का पूरा दोनों लाइनें भोपाल की और ये चालू हो जाएंगे। मेरी अपनी ओर से हृदय से आभार। और वास्तव में जिस प्रकार से भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे सौगात पे सौगात दे रहे हैं, वो वाकई अद्भुत है। भोपाल मेट्रो अत्याधुनिक रेल सेवा है। भोपाल मेट्रो 30.8 किलोमीटर लंबी परियोजना भोपाल के शहरी क्षेत्र को आसान, तेज और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। परियोजना में 2 कॉरिडोर लाइन और एक डिपो है। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन 16.74 किलोमीटर और ब्लू लाइन 14.16 किलोमीटर की है। ये परियोजना शहर के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ते हुए यातायात के दबाव को कम करेगी और नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाएगी। मेट्रो का ये कॉरिडोर नागरिकों की यात्रा को सरल और आसान बनाएगा। भोपाल मेट्रो की अनुमानित लागत 10,033 करोड़ रुपए है। इसमें प्रायोरिटी कॉरिडोर की लागत 2,225 करोड़ रुपए है। दिव्यांग जनों के लिए सुगम प्रवेश, व्हीलचेयर सुविधा, ब्रेल साइनेज उपलब्ध हैं। AI आधारित CCTV निगरानी, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर और ग्रेड 4 सिग्नलिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इसके साथ ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग से ऊर्जा उत्पादन और सोलर पावर का उपयोग किया जा रहा है। TD न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी करके बताया कि घोस्ट पेयरिंग नाम के एक साइबर कैंपेन का इस्तेमाल व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार साइबर अपराधी बिना किसी सत्यापन के पेयरिंग कोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर के जरिए अकाउंट को हैक कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी आमतौर पर तब शुरू होती है जब आपको किसी जानकार नंबर से फोटो भेजा जाता है और इसे देखने की अपील का मैसेज आता है। इस मैसेज में एक लिंक होता है जो फेसबुक जैसे प्रीव्यू के साथ आता है और आगे फोन नंबर से जुड़ी एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया की ओर ले जाता है। मंत्रालय ने बताया कि इस तरीके से साइबर अपराधी को बिना पासवर्ड या सिम स्वैप किए पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल जाता है। मंत्रालय ने लोगों से संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के साथ साथ बाहरी साइटों पर कभी भी अपना फोन नंबर दर्ज नहीं करने की सलाह दी है। और कर्नाटक के हम्पी में चल रहे वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज भी चिंतन शिविर में भाग लेंगी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में चल रहे कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। चिंतन शिविर के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विजयनगर क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व पर बात की और कहा कि ये लगभग 500 वर्ष पहले अपने चरम पर रहे एक भारतीय साम्राज्य के सबसे करीबी उदाहरणों में से एक है, जिसके निशान पूरे उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में दिखाई देते हैं। एआई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विकसित भारत के लिए फाइनेंसिंग के कार्यक्रम में चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिस्टम और प्रक्रिया सुधार का इस्तेमाल करके बेहतर बनाने के लिए संस्थागत क्षमता और पॉलिसी बनाने को कैसे मजबूत किया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पौधारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री पोलियो टीकाकरण अभियान का भी शुभारंभ करेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन 2 दिवसीय पुडुचेरी दौरे पर हैं। नबीन अपनी यात्रा के अंतिम दिन आज अरबिंदो आश्रम के दौरे समेत कई अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष नबीन पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और उप राज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे यहां विभिन्न मंडलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में नबीन दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार और पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की विकास योजनाओं को घर घर पहुंचाने पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोप तय हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी साकरिया राजेश भाई, खिमजी भाई और तहसीन रजा के खिलाफ हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए उस पर हमला करने और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने का आदेश दिया है।
वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाज से तेल ले जा रहे वेनेजुएला के तेल टैंकर को दूसरी बार जब्त कर लिया, जिसके बाद वेनेजुएला ने अमेरिका पर तेल टैंकर की चोरी और चालक दल के अपहरण का आरोप लगाते हुए इस कृत्य की निंदा की। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इसे लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि इस चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही लिखा कि इस तरह की गंभीर घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को अपने आपराधिक व्यवहार के लिए न्याय और इतिहास के सामने जवाब देना होगा। और अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर खिताब अपने नाम करना चाहेगी। आयुष महात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए के सभी मैच जीतकर तालिका में शीर्ष पर रही। वहीं पाकिस्तान को ग्रुप चरण में एकमात्र हार भारत के हाथों मिली थी और ये टीम तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।